प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज है आपके जो 3D ज्योमेट्री है लेक्चर नंबर 16 और इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम आपके जो एक्सरसाइज 14.6 है उसके आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों इससे पहले आपको एक बार प्रीवियस लेक्चर वाली प्रोसेस याद होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर था, जो प्रीवियस के 2 लेक्चर थे उनमें हमने क्या पढ़ा है, उनमें हमने बच्चों ये पढ़ा कि प्लेन क्या होता है, प्लेन की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग कंडीशन में उनकी इक्वेशन क्या होगी, और उन्हीं का यूज करते हुए बच्चों आज हमें इस 14.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और बच्चों इनसे आपका बड़े नंबर का क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो 7 मार्क्स की है। आपकी जो एक्सरसाइज है वो 7 मार्क्स की है और जिसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है 1 नंबर का और एक आता है 6 नंबर का, यानी 1 और 6। ये इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन स्टूडेंट आप सब जानते हो सिंपल सा बन सकता है, यानी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर बेस्ड हो सकता है या कोई सिंपल इक्वेशन फॉर्मेशन के ऊपर। और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको मैं बता चुका हूँ, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन उनके ऊपर आपका बेस्ड हो सकता है, या जो प्लेन है आपका उनके ऊपर बेस्ड हो सकता है। और बच्चों प्लेन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्लेन है उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप इन क्वेश्चन को समझोगे। बाकी प्लेन की जो इक्वेशन बताई थी आपको 2 तरीके से बताई थी। एक तो होती है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, ये बताइए, जहाँ r आपका कोई वेरिएबल पॉइंट है जो घूम रहा है प्लेन में, उसका पोजीशन वेक्टर है, और जो r आपका फिक्स है बच्चों हमेशा याद रखना। r क्या है यहाँ पे x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, यही है। और जो n है वो क्या है, n बच्चों मैंने आपको बताया था हिंदी में आप अभिलंब कह सकते हो और इंग्लिश में जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, नॉर्मल वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। जैसे यदि आप मेरे हाथ को प्लेन मान के चलो, वैसे है तो नहीं, जस्ट इमेजिन मान लीजिए, तो ये जो मार्कर है उसको यदि आप देखो तो ये आपको इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, यानी इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसी कंडीशन में यानी जो आप कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज लेते हो, जैसे जेड एक्सिस जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमेशा लंबवत होती है, आपने मेजरमेंट नहीं किया। भी सिंपल से बच्चों एक बात बताता हूँ, जैसे आप 2D के अंदर ही आ जाओ, इस पॉइंट के लिए y जो आप लोगे वैसे परपेंडिकुलर मापोगे, यानी ये जो एक्सिस है उसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ही मापे जाएंगे जितने भी पॉइंट है। तो इस तरीके से जो जेड एक्सिस होगी वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। और ये आपका और डी यहाँ पे कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट है, क्योंकि आप जान सकते हो बच्चों r वेक्टर डॉट n वेक्टर, 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो एक कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव एक अलग बात है। और एक कार्टेशियन फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जा सकता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, जहाँ कैपिटल ए बी सी क्या होंगे आपके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। बच्चों देखो ये बात सारी रिपीट करनी क्यों जरूरी है कि काफ़ी कुछ समय से आपके जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो रेगुलर नहीं हुई। हो सकता है भी आपके ने रेगुलर, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने रेगुलर स्टडी की है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने रेगुलर स्टडी नहीं भी की होगी। तो एक बार उनको हम रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलों को, जिससे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है बच्चों, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। यह आपको ये भी बताया था कि यदि कोई पॉइंट दे दिया जाए आपको प्लेन के ऊपर, जहाँ से प्लेन आपका जा रहा है, और डायरेक्शन रेशियो दे दिए जाएं नॉर्मल के, तो कुछ ये इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो आपकी 14.6 है। एक्सरसाइज जो आपकी 14.6 है उसके क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको एक एक बात को बारीकी से समझना है और बारीकी से सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे के इस प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन बच्चों आज मैं सिंपल क्वेश्चन ही कराऊंगा,
जो टफ क्वेश्चन है इसका वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, ताकि आपको एक बार प्रोसेस थोड़ी सी समझ आ जाए, याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स के लंब है, जो एक्स एक्स के लंब है, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी आपको एक ऐसे प्लेन की बच्चों इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो आपका परपेंडिकुलर यानी लंबवत है एक्स एक्सिस की। तो यदि आपको स्टूडेंट सभी को क्वेश्चन नंबर 1 आपको यदि 3D के बारे में थोड़ी सी भी बेसिक जानकारी है, तो यदि मैं एक बार इसे y मान लेता हूँ, इसे z मान लेता हूँ, ये आपका x, तो एक्चुअली x तो ऐसे ही हुआ। इसका बेसिकली अर्थ क्या हो गया कि जो भी प्लेन है आपका, यदि आपको मैंने कुछ रूल्स बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने कहा था एक्स एक्स के जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, नॉर्मल के लिए जो डायरेक्शन रेशियो मैंने कहा था कि ए बी सी, तो यहाँ पे बी और सी स्टूडेंट दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर 0 क्यों हो गए? क्योंकि स्टूडेंट आप खुद ध्यान से सोचिए कि यदि जो परपेंडिकुलर यानी इसका जो नॉर्मल है, अभिलंब है, वो यदि एक्स एक्स के ऊपर लंब है, एक्स एक्स के लंबवत हो गया, तो यानी जो प्लेन आपका एक्स एक्स पे लंब हो, यानी एक कहने का अर्थ ये नहीं हो सकता कि भाई एक्स एक्स है जो उस प्लेन के ऊपर लंबवत होगी, और एक्स एक्स लंबवत होने का मतलब जो आपका वाई जेड प्लेन बनेगा इसके वो क्या हो जाएगा, प्लेन पैरेलल, यानी पैरेलल होते ही आप समझ जानते हो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें जो डायरेक्शन रेशियो है वो परपेंडिकुलर की लेनी है, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे ए वैल्यू रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो देखिए आगे, तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, और फिर ये दिया गया कि तथा बिंदु 2 -1, 3 से गुजरता है, यानी स्टूडेंट आपको ये दिया गया है यहाँ पर कि आपका ये जो प्लेन है वो 2 -1, 3 से गुजर रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पहली बात आपको याद रखनी है, एंड पास्ड थ्रू 2 -1, 3। तो जो आपको यदि याद हो, तो जब आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल दिए गए हों, उस कंडीशन में प्लेन की इक्वेशन होती है a x - x1 b y - y1 प्लस c z - z1 = 0। ये कंडीशन होती है ना। हमें जो जो वैल्यू पता है वो लिख दो। अब आपको a की वैल्यू नहीं पता, पढ़िए रहने दो। x - x1 कितना है 2, b की वैल्यू नहीं 0 होगी, पता है 0 होगी। क्यों? क्योंकि x x के परपेंडिकुलर है तो सिर्फ b की वैल्यू होगी, सॉरी a की वैल्यू होगी, b और c के हो जाएंगे 0। y - y1 माइनस प्लस 1 c 0 होगा और z - 3 = 0। अब आप सब जानते हो 0 इन दोनों के मल्टीप्लाई में आ गया तो इनको 0 कर दो, यानी a × x - 2 = 0। अब आप सब जानते हो कि जो a है वो तो कभी 0 होगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जो x - 2 है वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0 के इक्वल, और ही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। आराम से बच्चों इसको देखिए। यदि किसी को नोट करना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोई डाउट है, कोई ऐसी बात है जो बच्चों मैंने इसमें बताई और आपको समझ नहीं आई है तो बताओ। आराम से बच्चों एक बार देख सकते हो आप इसे। बस समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो बच्चों आप बता सकते हो, बाकी फिर आगे बढ़ें। तो अब जो आपको मैं मुख्य इसके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। तो देखिए इसको,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्मेट विच डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7 यूनिट एंड जो नॉर्मल वेक्टर है इसका वो क्या है, आई कैप है। क्वेश्चन को बच्चों में एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में भी बोल दिया है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी आपको वेक्टर फॉर्मेट बताना है। कब, जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है, यानी आपका जो बच्चों प्लेन है उसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो कितनी है, 7। और यदि आपको याद हो इस कंडीशन में स्टूडेंट मेरे पास प्लेन की इक्वेशन होती है r डॉट n कैप इक्वल टू p। कंडीशन याद रह जाएगी, r डॉट n कैप इक्वल टू p। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यदि आपको याद हो r मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का केस आ जाए उस कंडीशन में आप डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर नहीं लेते हो, आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर लोगे। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है जहां भी, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो लगभग शायद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के ही है, यानी मूल बिंदु से दूरी के ही है। और जहां बच्चों मूल बिंदु से दूरी का जिक्र आ जाता है उस जगह आपको r डॉट n कैप लेना है, न कि n वेक्टर। जो स्टूडेंट n वेक्टर लेंगे उनका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो ये वैल्यू होगी वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं होती। ठीक है, तो जो p की वैल्यू है वो आपको दी गई है स्टूडेंट 7 यूनिट। चलो बहुत अच्छी बात है, एक वैल्यू तो दे दी। अब n कैप यदि मुझे पता चल जाए, इक्वेशन पता चल जाएगी, तो इसने क्लियर दिया हुआ है तथा i कैप है वो इसके विलंब की तरफ इकाई सदिश है। जो i कैप है वो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि n कैप को मैं i कैप के इक्वल ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, बताइए। n कैप को i कैप के इक्वल ले सकता हूँ ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी, r कैप डॉट i कैप इक्वल टू 7। ये इक्वेशन आ गई कौन से फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में। और यदि इसी इक्वेशन को मुझे कार्टेशियन फॉर्मेट में चेंज करना हो तो सिंपल सी फॉर्म ये आ जाएगी, x इक्वल टू 7। ये लीजिए। अब तो ये बच्चों बात समझ आई है नहीं, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा, तो जवाब नहीं लगाना पड़ा भाई, एक्स्ट्रा तो मेरे को सोचना ही नहीं पड़ा। हमारा काम क्या होगा, हमारा काम स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इतना है इन क्वेश्चन में कि हमें दो वैल्यू का पता करना है, p एंड n कैप। n कैप आपको बच्चों हमेशा याद रखना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। n कैप वेक्टर दिया हो सकता है, आप n कैप यूज करोगे नंबर 1 और फिर dp। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सिंपल क्वेश्चन बच्चों समझ दीजिए। ये कह रहा है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में बतानी है। कब, जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है, यानी इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो है 7, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो दिया है 6i प्लस 3j माइनस 2 की। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी सोचने वाली बात आ जाती है, क्या जब p का जिक्र हो, p यानी जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का जिक्र हो, तब क्या मैं n वेक्टर यूज करता हूँ? नहीं, उस कंडीशन में मैं n कैप यूज करूँगा, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर यूज करूँगा, यानी मुझे n कैप में बदलना पड़ेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या होगा, डायरेक्टली पता करते हैं। चलो 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, 2 का 4, सम होगा इनका 49 और ये आ जाएगा 7। तो बच्चों n कैप क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 6i प्लस 3j माइनस 2 की अपॉन 7। अब ये n कैप आ गया, फॉर्मूला ऊपर 4th क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, r डॉट 6i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन 7 इक्वल टू 7। इस 7 को इधर मल्टीप्लाई में ले आइए तो ये हो जाएगा बच्चों r डॉट 6i प्लस 3j माइनस 2k इक्वल टू 49। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्मेट बच्चों आपके इतना ही है, और यदि किसी को कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्मेट में चेंज करना हो तो आप सिंपल से इसमें चेंज कर दो, यानी इसके क्या बन जाएगा 6x 3y माइनस 2z इक्वल टू 49। अब आपको किस लिए आया कैसे, तो बच्चों आपको मैंने बताया है r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप,
और उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू रखकर उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच्चों आपके आगे हैं। कोई बच्चा यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है। बाकी बच्चों आप इन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका ही उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सिर्फ याद रखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आराम से। तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो लिखते हैं एक बार। क्या दिया गया आपको कि समतल के समीकरण, यानी आपको बच्चों एक इक्वेशन दी गई है कि आर डॉट वेक्टर फॉर्मेट में 3i माइनस 4j प्लस 12k कैप इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है, अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है। अभिलंब रूप में परिवर्तित कर यानी इसको चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी उसकी मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो लंबवत दूरी है वो ज्ञात कीजिए। इसके बाद और विलंब की दिक् को ज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वो भी बतानी है। बात समझ आ गई बच्चों। क्वेश्चन क्या है, आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे दी। सबसे पहला काम आपको इसको नॉर्मल फॉर्म यानी अभिलंब रूप में चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी मूल बिंदु से दूरी बतानी है। और नंबर 3 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब की दिक् को ज्या। तो इस इक्वेशन को देखो, नॉर्मल फॉर्म होती है आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। क्या ये यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है क्या ये? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। तो मैग्नीट्यूड 1 बनाने के लिए क्या करूं, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको बच्चों यदि मैं n मानता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 12 का 144, इनका सम होगा 169 का रूट होगा 13। तो अब आपको कैसे, तो दोनों तरफ 13 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब मैं दोनों तरफ 13 से डिवाइड करूँगा तो ये इक्वेशन बच्चों कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी, 3i माइनस 4j प्लस 12k कैप अपॉन 13 इक्वल टू 5 अपॉन 13। अब बच्चों इसको मैं ऐसे नहीं लिख, यदि इसका मैं कंपैरिजन करूं इससे, अब यदि मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो क्या ये n कैप नहीं है? तो n कैप आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 अपॉन 13 i कैप माइनस 4 अपॉन 13 j कैप प्लस 12 अपॉन 13 k कैप। और जो p है वो क्या हो जाएगा आपकी 5 अपॉन 13। और जो डायरेक्शन कोसाइन है DC वो हो जाएंगे 3 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन 13 12 अपॉन 13। क्योंकि आपको बताया था कोई भी वेक्टर हो उसके यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे कि यदि डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो उसको लिखा जा सकता है LI कैप MJ कैप और NK कैप। इतने बात समझ आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है और इसके विलंब के दिक् अनुपात। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रोसेस आपको दी गई है कि आपको बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दी गई है p की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 4, ठीक है। और जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है वो दिए गए हैं आपको 2 - 1 2, 2 - 1 2 आपका काम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ और फिर इस लेक्चर को मैं फिनिश कर दूँगा, ओके। क्योंकि बच्चों आगे के जो क्वेश्चन है आपको इन्हीं के ऊपर बेस्ड है और आपको अपने आप करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और फिर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि लगभग बच्चों 14.6 है वो आपकी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो चुकी है।
हाँ, एक आधा क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ा है वो अलग तरीके का है, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, क्योंकि जो मेन टॉपिक है वो इसमें हमारे लिए कवर करना जरूरी है। तो क्वेश्चन है, इक्वेशन है प्लेन की 2x माइनस 3y प्लस 6z, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल सा काम बच्चों, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, यानी r डॉट n केप इक्वल टू d। लेकिन पहले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 को इधर रखूँगा, ये इधर लेकर जाऊँगा। अब आप कहोगे सर इनको नेगेटिव क्यों किया, कि बच्चों मुझे डिस्टेंस बतानी है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, आप सब जानते हो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती। तो बस सिंपल सी प्रोसेस है। तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 14। अब थोड़ा बेटर है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r डॉट माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 14। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड यदि मैं देखता हूँ तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 36। तो आ जाएगा बच्चों 49, यानी 7, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k, और इसको डिवाइड किया 2, तो ये बच्चों आपका आ गया नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो गया। तो बच्चों वीडियो को बीच में आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो क्लियर हुआ। अब बच्चों मेरी तरफ से आपकी जो 14.6 एक्सरसाइज है वो हो गई कंप्लीट, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा कुछ नए फॉर्मूले होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, और जो 14 चैप्टर बच्चों आपका समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और इसके बाद जो आपको मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि हम आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बच्चों जो 3 चैप्टर मैंने करवाए हैं आपको 13 7 मार्क्स का है, 14 भी 7 मार्क्स का है, और जो प्रोबेबिलिटी जो एक इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से बहुत मज़ेदार टॉपिक आपको मज़ा आएगा करने में, वो भी 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो बच्चों बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।